जी अस्सलाम वालेकुम कैफे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 58। आज के लेक्चर में रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए दो क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन में रिस्क असेसमेंट होगी, ऑडिट रिस्क असेसमेंट, और दूसरे क्वेश्चन में बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क दोनों की रिस्क असेसमेंट होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये एक छोटी सी चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया गया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एआई की मदद से आपके पेपर चेक हों, जिसमें एक तो कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है, दूसरा क्वालिटी भी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। उसके बाद हालांकि हमें मैनुअल रिव्यू भी करना पड़ता है, यानी कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट होता है ना, याद रखिएगा, उसके बाद उसका मैनुअल रिव्यू लाजमी करना होता है। तो उसमें टाइम हमारा नॉर्मल जितना लगता है ना, उससे फिलहाल, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में ना टेक्नोलॉजी, तो डबल टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा। अब हम अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका जो टेस्ट है 6 अभी तक आपको चेक होकर वापस नहीं मिला, हालांकि ये दूसरा हफ्ता है शायद, तो थोड़ा सा उसमें टाइम मजीद लग सकता है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ई से पहले आपका टेस्ट 6 और टेस्ट 7 ये दोनों चेक हो जाएं, ताकि आपको फीडबैक मिल सके। चंद एक स्टूडेंट्स का हमने सैंपल बेस में मैंने इनसे कहा था कि चलिए जिनका है ना हुआ, उनमें से कुछ का सैंपल सेलेक्ट करके शेयर कर देते हैं हम, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। अब ये देखें, ये तकरीबन कमेंट्स जो है ना, ये 500 के ऊपर है। अब एक एक क्वेश्चन और एक एक पार्ट के ऊपर अलग अलग से कमेंट्स हैं, तो इस डिटेल लेवल पे काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसको हम क्विक कर रहे हैं, कोशिश करें जल्दी हो जाए। ये स्टूडेंट हैं जी CRN 138219 13821। अच्छा, ये इनको शेयर कीजिएगा। ये एक स्टूडेंट है 144592 हमजाली, ये शायद हाइब्रिड के हैं सारे स्टूडेंट, और ये 1 2, चलिए ये हाइब्रिड में जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है। बाकी भी अब जैसे जैसे चेक हो रहे हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि साथ वैसे वैसे ही आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आखिरी टेस्ट चेक होने का इंतजार ना करें। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था कि टेस्ट 6 जो है वो आपका चेक हो रहा है, वो हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि जल्द से जल्द चेकिंग करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है फर्स्ट टाइम में डिले होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस रिस्क के बारे में, यहाँ से करते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज आपका क्विज नहीं है, कोई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 12। सबसे पहले एग्जाम में क्या क्वेश्चन देख के आपको पता चला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट को देखे ताकि पता चले किस टॉपिक का क्वेश्चन है। गिवन द अबाउट डाटा एंड सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई द रिस्क दैट मे रिजल्ट इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताना है, रिस्क बताना है। क्या प्रोसीजर भी बताने हैं हमने? नहीं, प्रोसीजर के बारे में उसने नहीं पूछा। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो आपका आज का टेस्ट है उसमें मैंने प्रोसीजर्स भी पूछे हैं, क्योंकि प्रोसीजर पढ़ाए हुए ना आपको। हाँ, लेकिन मैंने मार्जिन रखा है, दो चीजों में मार्जिन रखा है। नंबर 1, रिस्क आइडेंटिफाई करने में, जैसे अगर फर्स्ट कीजिए 8 रिस्क है तो मैंने 4 या 5 रिस्क आपसे पूछे। ठीक है, मार्जिन दे दिया बाकी रिस्क का, ये हो सकता है बाकी रिस्क आपके लिए डिफिकल्ट आइडेंटिफाई ना कर सके। इसी तरह प्रोसीजर्स अगर 3 या 4 हैं, उन एवरेज आपको 3 प्रोसीजर होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 प्रोसीजर पूछे हैं सिचुएशंस के, क्योंकि अभी आप चूंकि स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो मैंने आपसे ज्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन कम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने आपको मार्जिन दिया है रिस्क आइडेंटिफाई करने में और प्रोसीजर्स बताने में। ठीक है, वरना क्वेश्चन जो है वो एग्जाम लेवल का है। 12, CVO लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने से क्या कोई रिस्क है? इतना सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट ज्यादा मुश्किल होता है रिटेल की निस्बत, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल वगैरह होता है, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करना मुश्किल होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये रिस्क आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे बहुत बड़े बड़े रिस्क आगे मिल जाएंगे। मुझे बताइए केस स्टडी में छोटा रिस्क भी और बड़ा रिस्क भी हमने क्या करना है? क्या दोनों को डिस्कस करना है? पहले बड़े रिस्क। अगर बड़े रिस्क से हमारी तादाद पूरी हो रही हो, छोटे रिस्क को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, लेकिन अगर बड़े रिस्क हमें पूरे ना हो रहे हो, फिर छोटे रिस्क को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना छोटा रिस्क है। फिर इसके बाद बहरोज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर ऑडिटर्स। बहरोज एंड कंपनी उनके ऑडिटर्स है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि इनिशियल ऑडिट या रिकरिंग ऑडिट? नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि उसके ऑडिटर्स हैं। कब से ऑडिटर्स हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इनिशियल ऑडिटर नहीं है, वरना वो बता दिया करता है। द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड November 30, 2008 इज इन प्रोग्रेस। ऑडिट चल रहा है। Samida, senior in charge on the audit, has received the first draft of the financial statement from Kamil, the CFO of the company. Senior in charge कौन, किसको कह रहा है? हमारी टीम के अंदर जो सीनियर्स है, टीम का एक सीनियर होता है। सीनियर के बाद, सीनियर से मुराद अल्टीमेट सीनियर नहीं, अल्टीमेट जो लीडर होता है वो तो पार्टनर होता है। सीनियर से मुराद वो जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स में से सीनियर है, फिर इसके बाद मैनेजर होता है, मैनेजर के बाद पार्टनर होता है। सीनियर को फर्स्ट ड्राफ्ट मिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं हम? जो ऑडिट से पहले क्लाइंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The abridged financial information of the company for the year ending November 30, 2008 is as follows. कह रहा है समरी मैंने आपको ये बता दिया। बताइए क्या रिस्क हमने इसी इन्फॉर्मेशन में से आइडेंटिफाई करने हैं, या जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें भी आइडेंटिफाई करने हैं? इसी इन्फॉर्मेशन में से आइडेंटिफाई करने हैं। क्या फौरी तौर पे कंपेयर करके रिस्क आइडेंटिफाई कर लूं कि पहले नीचे इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन पढ़ूं? इन्फॉर्मेशन पढ़ने का फायदा क्या होगा? अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इसमें से किसी से रिलेट कर रही है, तो मुझे उसको रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है। क्लियर? बाजू का ऊपर रिस्क नजर आ रहा होता है, नीचे एक्सप्लेनेशन में वो कैसी रीजन बताता है, रिस्क नहीं रहता। बाजू का ऊपर रिस्क नजर नहीं आ रहा होता, नीचे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बता देता है जिससे रिस्क अराइज हो जाता है। सेल्स पिछले साल भी वही, इस साल भी वही, लेकिन नीचे उसने बता दिया कि इट वाज डिफिकल्ट ईयर, तो इसका मतलब है कि इस साल डिफिकल्ट सेल कम होनी चाहिए थी। सेम है तो इसका मतलब है ओवर स्टेटमेंट का रिस्क, हालांकि सेल्स है सेम अमाउंट में सेम है। इस तरह इंटरेस्ट ज्यादा पिछले साल के साथ डबल है, लेकिन नीचे उसने कह दिया ड्यूरिंग द ईयर लोन की अमाउंट भी डबल हो गई थी,
तो नीचे ऊपर से रिस्क नजर आ रहा है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन ने बता दिया रिस्क नहीं। तो इन शॉर्ट हमेशा नीचे इन्फॉर्मेशन को रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है। कह रहा समी हैड ए मीटिंग विद द CFO of the company which revealed the following matters. The company sales have suffered on account of depressed economic condition in the country. अब देखिए अब उसने इसको इसी इंफॉर्मेशन को कोरोबोरेट किया है, कंफर्म किया है फर्दर। ऊपर से भी पता चल रहा था कि सेल्स कम हो रही है, नीचे उसने मजीद बता दिया। तो इसको हम अपने इस सेल्स के साथ, आपको चाहिए कि जैसे अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट करते हुए नंबर लिखते थे ना, इसके साथ नंबर 1 लिख दीजिए छोटा सा, ताकि आपको पता चल जाए मैंने एक्सप्लेनेशन करते हुए ये नंबर 1 के साथ इसको रिलेट करना है। नंबर 1 में जो रीजन है सोल्यूशन में आ जाएगी कि डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सेल कम हुई है, इसका मतलब है ओवरऑल डिमांड कम है। और आपको पता है इसमें कौन सा रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का रिस्क है। ये 2 रिस्क आ गए। फर्दर उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, प्रोसीजर बताने की भी जरूरत है। पूछे नहीं हुए, लेकिन पूछे भी होते तो मैं आपको बताता कि ना बताता? नहीं, मैं आपको बताता प्रोसीजर क्या, एक दफा बता दिया काफी है, बता दिया काफी, शाबाश जी, पूछिए शाबाश। नहीं उसने पूछा होता तो आप जरूर बताते प्रोसीजर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैंने अगर आपको एक दफा प्रोसीजर बता दिए हैं तो क्या हर सवाल में दोबारा बताऊं? फिर 400 घंटे का होगा कोर्स, हर सवाल में दोबारा बताऊंगा। वो आप प्रोसीजर पढ़ सकते हैं और लिखा हुआ है पढ़ना। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का प्रोसीजर किधर है? मुझे दिखा, किधर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का प्रोसीजर, किधर है? ढूंढने मैं फारग हूं, घर से फारग हूं मैं, इधर ही है, रात में बता किधर है? दिखा भाई दिखा, पढ़ी नहीं तूने? किधर है? दिखा, पढ़े हो तो तुझे पता चले ना किधर है। और वैल्यूएशन मैं जाऊंगा नहीं जब तक मुझे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के प्रोसीजर नहीं दिखाएगा। शाबाश, दिखा किधर है? ये ले, ये तो 600 घंटे का कोर्स भी हो जाना है, फिर इसको नहीं मिलना। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इतनी साफ सुथरी किताब, शाबाश। है कोई लफ्ज में अंडरलाइन किया हो? सर ये खुद अंडरलाइन हो गया, खुद ही अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो भाई मैंने सीए कर लिया, तेरे सीए करने की क्या जरूरत है फिर? ढूंढ के बता। तो भाई ऐसे तो फिर किसी भी सवाल में आपको पता नहीं चल सकेगा ना। तो 2 रिस्क क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट चेरी ड्यूरिंग द ईयर इन प्लेस ऑफ मैरी एंड इनकर्ड सब्सटेंशियल कॉस्ट इन द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, चेरी के बजाय मैरी उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब ये बताइए किससे रिस्क रिलेट कर रहा है? ये एक नहीं 2, एक तो पीपी से कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। पीपी के आगे लिख दीजिए 2 लिख ले, ताकि एक्सप्लेनेशन में ना चेरी मैरी के लफ्ज ऐड हो जाए तो उसे पता चल जाए हमने स्पेसिफिक। आपको पता है ना कोड ऑफ एथिक्स में भी हमने सीखा था कि एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है, वरना उसे पता नहीं चलता ये रटे वाला बच्चा है कि केस स्टडी वाला बच्चा है। तो इसलिए इसमें चेरी मैरी आपने जरूर रिस्क को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। अब दूसरा रिस्क कौन सा है? सेल्स नहीं हुई, ये तो है रिस्क। दूसरा सेल्स में रिस्क कर चुके हम, इन्वेंट्री में कि ये इन्वेंट्री नहीं बिकी। उसने कहा है चेरी मैरी प्रोड्यूस, हमने कहा अच्छा चेरी, इसका मतलब है न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की है तो खूब सेल्स बड़ी होगी। वो सेल्स पहले से भी डाउन, इसका मतलब चेरी भी फारग थी, मैरी उससे भी फारग है, दोनों ही फारग है, ऐसा ही है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के साथ ये जुड़ जाए, ये इन्वेंट्री में भी रिस्क आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसको इन्वेंट्री में सेकंड लिख दे, पीपी में भी और इन्वेंट्री में भी, ताकि रिस्क असेसमेंट करते वक्त रिलेट कर सके। दिस ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक हैड नॉट बीन कैरीड आउट ऑन November 30th on the plea that the relevant staff was on leave. The stock check will now be carried out on December 15. ये रेंट के बाद, ये रेंट 30 नवंबर था, ये रेंट के बाद स्टॉक काउंट होगा। रिस्क है कोई कि एक्यूरेट अमाउंट आपका, अब चूंकि अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। एक्यूरेट अमाउंट तो 30 नवंबर की तभी हो सकती थी जब 30 नवंबर पे स्टॉक काउंट करते। अब चूंकि स्टॉक काउंट आपने बाद में किया है, अब आप एग्जैक्ट अमाउंट 30 नवंबर की तो कभी भी नहीं कैलकुलेट, अंदाजा लगाना पड़ेगा। अंदाजा कैसे लगाना पड़ेगा? अल्टरनेट प्रोसीजर, रिवर्स वर्किंग के जरिए। ठीक है, तो उसमें रिस्क क्या है? एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री एट ईयर एंड डिटरमिन करना मुश्किल होगा। एट ईयर एंड एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, भाई इससे एग्री करते हैं। चलिए अब रिस्क असेसमेंट करते हैं सीधा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है ना, डबल हो गया है। एक रिस्क तो कंफर्म है, मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे रिस्क है ये? क्योंकि जब कभी भी सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किए जाए, एडिशन फिक्स एसेट्स हो, उसमें इनहेरेंट रिस्क होता है कि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हो चुके होंगे। एक रिस्क तो ये आ गया। एक दूसरा रिस्क भी है, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी। ये दूसरा रिस्क किस वजह से है? सेल्स के डिक्रीज होने की वजह से। जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना कि मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए आपने ये बात लिखनी है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने से जो सब्सटेंशियल कॉस्ट इनकर की गई है, इसकी मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क है, यानी उसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेट करना है। पता चले आपने एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज की है। और इसी तरह जब इंपेयरमेंट ऑफ पीपी को यूज करना है तो फिर क्या करना है? एक्सप्लेनेशन। फिर सिर्फ इतना नहीं लिखना कि डिक्रीज इन सेल की वजह से है, बल्कि साथ साथ उसकी स्पेसिफिक रीजन जो उसने क्वेश्चन में बताई है। डिक्रीज इन सेल ड्यू टू डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस इन इकोनॉमी, ये भी लिखना है। डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन का लफ्ज सोल्यूशन में आना चाहिए। क्यों? इस लफ्ज से पता चलेगा कि ये रटा नहीं बल्कि वो केस स्टडी सॉल्व कर रहा है।
वरना तो वर्डे वाला सवाल ही लगेगा ना। तो ये दो रिस्क एक्सप्लेन कर दिए हमने, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दो रिस्क आए। अच्छा एक छोटा एक बड़ा है, आपके ख्याल में छोटा कौन सा है? इंपेयरमेंट वाला बड़ा है भाई, खुदा का होकर वो मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन, ये कंपैरेटिवली छोटा है। लेकिन बहरहाल दोनों लिखिए, आप दोनों लिखिए, आपको आदत सारे रिस्क आइडेंटिफाई करने की होनी चाहिए, बाद में चेरी पिकिंग बाद में कर लीजिएगा एग्जाम में जाके कि इनमें से मुझे कौन कौन सा रिस्क, 10 में से कौन से 6 रिस्क उठाने हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? अच्छा ये बड़े क्यों हुए होंगे? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, अगर खुद डेवलप किया तो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, बाय किया है तो उसका लाइसेंस फी वगैरह होगी फ्रेंचाइज फी। इसमें कोई रिस्क है? इसमें मिस क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये अमूमी तौर पे अगर बाय किया तो वन ऑफ पेमेंट होगी। मिस क्लासिफिकेशन से बड़ा रिस्क, मिस क्लासिफिकेशन से बड़ा रिस्क क्या है? मिस क्लासिफिकेशन भी है ग्रेड। इंपेयरमेंट, अच्छा डेवलपमेंट कॉस्ट का रिस्क आइडेंटिफाई ना कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये डेवलप्ड है या परचेज्ड है, ठीक है। इसलिए मैं उस तरफ जाने की बजाय जो ज्यादा बड़ा रिस्क है वो क्या, इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल, उसकी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि चाहे परचेज्ड है चाहे डेवलप्ड है, इंपेयर्ड दोनों सूरतों में है। कैसे पता चला, कैसे पता चला इंपेयर्ड है? कैसे पता चला ये इंटेंजिबल इंपेयर्ड है? किसकी वैल्यू कम हो गई? ये इंटेंजिबल की वैल्यू तो बढ़ रही है, 50 से 100 हो रही है। हाँ शाबाश, सेल्स की वैल्यू कम हो गई, वैल्यू इन यूज कम हो गई। अब कोई इन्वेस्टमेंट आपने जब की वो प्रॉफिटेबल नहीं रहती तो वो इंपेयर्ड हो गया। एक हमने प्रॉपर्टी पीपी में कर ले, एक इंटेंजिबल में कर ले, हालांकि दो हैं। एक इन्वेंट्री में रिस्क, इन्वेंट्री की एक्सप्लेनेशन में दो रीजन बतानी है आपने। नंबर 1 सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, और दूसरा डिक्रीज इन सेल है, यानी चेरी मैरी फारो प्रोडक्ट। डिक्रीज इन सेल को भी लिखना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को भी लिखना है एक्सप्लेनेशन में। और एक्सप्लेनेशन में जब आप लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये तो अब लिखेंगे, हाँ ठीक है, ये भी एक रिस्क हुआ, हालांकि रीजनिंग दो है लेकिन रिस्क तो एक है ना इन्वेंट्री में। ऑब्सोलीट स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रीजनिंग दो है। क्या क्या रीजन है? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही, इन्वेंट्री नहीं बिक रही ना। क्या इन्वेंट्री बिक रही है? कैसे पता चला इन्वेंट्री नहीं बिक रही? इंक्रीज, और यही लिखना है। 3 रिस्क हो गए। ट्रेड डेट्स, डेट एक आगे मार, मैंने आपको बोला था रिलेट करना है। बेहतर है कि कैलकुलेशन कर ले, डेज में कैलकुलेशन कर ले, बेहतर है। लेकिन अगर आप थोड़े सा कैलकुलेशन माइंड आपका शार्प है ना माइंड, तो आप इवन रेशियो भी ज़बानी ग्रामी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो भी क्या भाई, ये सेल्स कम हो रही है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये तो टर्नओवर रेशियो मजीद बढ़ेगी। ये तो अगर इस साल ट्रेड डेटर 210 की बजाय 80 भी होते ना इस साल, तो भी बढ़ जाती है, फिर भी वैल्यूएशन ऑफ डेटर का इंक्रीज इन डेटर का रिस्क होता, समझे? हाँ, तो बेहतर है कि आप कैलकुलेशन कर ले। कैलकुलेशन करके मुझे बताइए डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में बढ़ी है कि नहीं? बढ़ रही है। अच्छा, तो फिर इन्वेंट्री भी टर्नओवर रेशियो में कन्वर्ट करके बताएं ना। इन्वेंट्री को क्यों फिर डायरेक्ट कर लिया? इन्वेंट्री भी टर्नओवर रेशियो के साथ कैलकुलेट करें। टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी आती है? एक एक करके 10 से पूछूंगा, 10 के 10 कहेंगे नहीं आती। कलेक्टिवली पूछूंगा, सारे कहेंगे आती है। ये हाइब्रिड क्लास में मुझे बताइए, हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर 4 में सेकंड बेंच के कॉर्नर पे जो भाई बैठे हैं टी शर्ट में, हाँ जी व्हाइट टी शर्ट में, हाँ शाबाश, क्या बताइए मेरे भाई, आपको डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना आती है? शाबाश, जरा फार्मूला तो बताइए। शाबाश, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। शाबाश शाबाश। ये साथी जो कॉर्नर पे बहन जी बैठी है, जरा इनसे पूछिए, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बताइए। इन्वेंट्री का फार्मूला आता है जी? शाबाश, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तसल्ली हो गई मेरी। चलिए, ये चारों रिस्क हो गए। पीपी में भी रिस्क आ गया, इंटेंजिबल में भी आ गया, इन्वेंट्री में भी आ गया, ट्रेड डेट्स में भी आ गया, ठीक है। सेल्स में अलग से रिस्क बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिक्रीज इन सेल की वजह से जो रिस्क आया वो हमने इन्वेंट्री पीपी में डिस्कस कर दिया, बल्कि इंटेंजिबल पे भी उसका इफेक्ट आ गया। इसमें क्या अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क लिखने की जरूरत है? अच्छा, गलत लिख देंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन रिस्क छोटा है। आपने देखा कुछ रिस्क को मैं छोड़ रहा हूं, वो छोटे हैं। अगर आप लिख देंगे गलत नहीं होगा, नंबर भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर हमने क्या कोशिश करनी है, बड़े रिस्क को। कॉस्ट ऑफ सेल देखें, कॉस्ट ऑफ सेल फटाफट कैलकुलेशन करें। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में मेरा ख्याल है अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है। ओवर स्टेटमेंट कैसे कम हो रहे, 50, 100, 30, 800, ये चीज देखा, रिलेट किया तो चेंज हो गई रिस्क। बजाहिर देखे तो लग रहा है सेल्स कम, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, रिलेट करके देखा तो परसेंटेज ज्यादा आ रही थी। तो ये अंडर स्टेटमेंट नहीं, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। ओवर स्टेटमेंट का परचेसेस में भी ओवर स्टेटेड, या क्लोजिंग स्टॉक में भी अंडर स्टेटेड। ओवर स्टेट करने का फायदा देखिए, गलती भी हो सकती है ना, फायदा तो नहीं, कभी कभार गलती भी हो सकती है, एरर भी तो होता है।
फ्रॉड खुद से मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स को ओवरसेट करने की कोशिश नहीं करती मुमकिन तौर पे, एग्रीड, लेकिन गलती भी तो हो सकती है। चलिए ये हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, 1 2 3 4। कॉस्ट ऑफ सेल पे चाहिए तो कॉस्ट ऑफ सेल छोटे रिस्क है, मतलब ये जब इन्वेंटरी में इतने बड़े बड़े रिस्क हमने लिख दिए तो ये मेरा दिल नहीं करा। टोटल 5 बड़े रिस्क मैं लिखूंगा, 7 नंबर है ना, काफी है। 7 नंबर के साथ 5 रिस्क काफी होता है। एक रिस्क अगर लैदा से हो तो 1.5 नंबर के लिए काफी होता है। एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इंटेंजिबल का रिस्क, इन्वेंटरी का रिस्क, ट्रेड डेट का रिस्क, और फिर नीचे ये स्टॉक काउंट का रिस्क। गोइंग कंसर्न का रिस्क भाई, गोइंग खुदा गोइंग कंसर्न का से भाई प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट में हो ना और करंट एसेट्स उसके पास मौजूद हो तो फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क मुमकिन तौर पे नहीं होता। चलिए नेक्स्ट जी इनटेंजिबल्स में रिस्क कैसे होगा। देखें इनटेंजिबल बेसिकली रिलेट करते हैं, उसने कैसे मैं क्लियरली नहीं बताया, लेकिन हमारा ख्याल है कि इनटेंजिबल जो ऐड हुए हैं वो रिलेट करते हैं जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है उससे। फिक्स एसेट्स के बारे में क्लियरली बताया उसने कि ये न्यू प्रोडक्ट से लॉन्च, इनटेंजिबल्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमने एज्यूम किया कि ये न्यू जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की है उससे रिलेट करते हैं, और इसी वजह से प्रोडक्ट जब फ्लॉप हो गई तो उससे रिलेटेड इनटेंजिबल एसेट्स भी इंपेयर्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, अच्छा ये रिक्वायरमेंट देखिए, डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड ऑर्डर रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। 9 नंबर है, इसका मतलब कम से कम 6 तो बिजनेस रिस्क भी है, रिलेटेड ऑर्डर रिस्क भी है। मेरा हाल है 5 को ठीक है, 4 5 4। देखिए जजमेंट है ना, जजमेंट फाल्टी भी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस रिस्क भी, अगर सिर्फ बिजनेस रिस्क या सिर्फ ऑडिट रिस्क होता ना तो मैं खुद कहता 6 से कम ना जाए, लेकिन अब बिजनेस रिस्क भी ऑडिट रिस्क भी है, मे बी 1 नंबर बिजनेस रिस्क 1 नंबर ऑडिट रिस्क को, तो टोटल उसने 5 कम से कम हमसे एक्सपेक्ट किया, तो हम कोशिश करेंगे 5 कम से कम आइडेंटिफाई कर लें। ये होम असाइनमेंट में नहीं था, मेरे पास वो क्यों लिखा हुआ है फिर? ओके ओके ओके, डिस्कस करने में कोई हर्ष तो नहीं है। कोई नहीं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन वही कर लेते हैं। तीसरे वाला था ये वाला था ना, तो चलेगा ये फॉन्ट साइज? क्यों नहीं चलेगा? तो क्या करते हैं आप, सेटिंग करनी पड़ेगी। नहीं भैया, ये 30 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा क्वेश्चन, आप बेफिक्र रहें। बस हो गया, ये ले बस हो गया तैयार हो गया, और क्या चाहिए? नहीं ये कोई ऐसी कमाल की बात नहीं, यहां से आगे पता नहीं क्या करना है अब। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड द रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है, ऑडिट रिस्क, बड़ा डिसीजन। क्या पहले सारे बिजनेस रिस्क फिर सारे ऑडिट रिस्क, या एक बिजनेस रिस्क उसका ऑडिट रिस्क, फिर अगला बिजनेस रिस्क, फिर उसका ऑडिट रिस्क, फिर तीसरा, ऐसे करना है? ये 2 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, आप ये आपके पास पेज है, प्रेफर्ड तरीका, टेबल बनाइए, इधर लिखिए ऑडिट रिस्क, ओके, बिजनेस रिस्क, और इधर ऑडिट रिस्क। एक बिजनेस रिस्क हेडिंग देके इसका ऑडिट रिस्क, मैं भाई वो रिस्क बता ही नहीं रहा, मैं तो प्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको, समझ। दरमियान में लाइन लगाए, फिर दूसरा बिजनेस रिस्क, फिर उसका ऑडिट रिस्क, लाइन लगाए, इस तरीके से चलते गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, बिजनेस रिस्क लिखें 1, एक्सप्लेन करें, फिर इसका रिलेटेड ऑडिट रिस्क, इसको एक्सप्लेन करें, फिर दरमियान में लाइन लगा दें। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये भी ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस के बाद उसका ऑडिट रिस्क आ रहा है, हर बिजनेस के बाद उसका ऑडिट रिस्क आ रहा है। जो तरीका ठीक नहीं है वो क्या है, सारे बिजनेस इकट्ठे कर दिए, सारे ऑडिट इकट्ठे कर दिए। वो क्यों गलत है? क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सा ऑडिट किस बिजनेस से रिलेट करता है।
प्रेफर्ड अप्रोच ही है। सोल्यूशन में भी आईकैप अक्सर यही ऊपर वाली अप्रोच ही फॉलो करता है, और ये अप्रोच और भी बहुत से क्वेश्चंस में ये प्रेजेंटेशन फॉलो होती है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क और प्रोसीजर में भी यही है। फिर इसके अलावा जो कोड ऑफ एथिक्स की कंटिन्यूस केस स्टडी में भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो है आगे केस स्टडी हम करेंगे उसमें ये फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट प्रेफर्ड है, बाकी आपकी मर्जी। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए हमने क्या क्या सोच रखनी है बिजनेसमैन, और इफेक्ट देखना है प्रॉफिट पे, अपने ऑपरेशंस पे। कोई ऐसा इवेंट जिस पे हमारा प्रॉफिट या हमारे ऑपरेशन या कंपनी को फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है ना, वो भी बिजनेस रिस्क होता है। ऑडिटर के लिए शायद रिस्क ना हो फ्यूचर वाला, तो एक्सप्लेनेशन में ना बाज़ बात हम ये लिखेंगे कि फ्यूचर की सेल कम हो सकती है इस रिस्क की वजह से। जैसे अगर सेल्स कम हो रही हो, डेटर बैकग्राउंड हो जाए मेजर डेटर, तो हम उसके एक्सप्लेनेशन में बिजनेस रिस्क में ये भी लिखते हैं कि फ्यूचर में भी सेल कम होगी, मार्केट शेयर कम होगा। लेकिन ऑडिट रिस्क के एक्सप्लेनेशन में ये फ्यूचर की कैश फ्लो रिड्यूस होंगे या मार्केट शेयर रिड्यूस होगा, ऑडिट रिस्क में नहीं लिखते, क्योंकि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फ्यूचर की ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होती। बिजनेस रिस्क अपना करंट भी देख रहा होता है, बिजनेसमैन अपना फ्यूचर भी देख रहा होता है, ऑडिटर सिर्फ पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा होता है। तो ये बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क में ये ध्यान रखना फर्क कुछ। Your firm is statutory auditor of Astro Limited, AL listed company for the year end 31st December 2022. कोई business risk audit risk? कोई नहीं। AL deal in fast moving consumer goods FMCG in recent times. The FMCG sector has experienced significant growth with numerous new players entering the market and established company expanding their operation, resulting in a fiercely contested industry. बताइए क्या इसमें कोई रिस्क है? बिजनेस रिस्क क्या है? न्यू कंपेटिटर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट शेयर रिड्यूस होता जाएगा, फ्यूचर की सेल कम होती जाएगी, ये तो हो गया बिजनेस रिस्क। क्या एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के बारे में सोच रहा होगा कि अब मुझे इस पे कॉस्ट पे शो करवाना चाहिए या एनआरवी पे? बिजनेसमैन को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेसमैन तो ओवरऑल मार्केट को देख रहा होगा। तो ये बिजनेस रिस्क क्या हुआ हमारा? डिक्रीज इन मार्केट शेयर, न्यू कंपेटिटर्स कमिंग। ऑडिट रिस्क क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि न्यू कंपेटिटर्स के आने से, कंपटीशन इंक्रीज होने से एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को नॉर्मल प्राइस पे बेचना मुश्किल होगा। तो ये इसका रिलेटेड ऑडिट रिस्क हो गया। बिजनेस रिस्क डिक्रीज इन मार्केट शेयर हो गया, और ऑडिट रिस्क वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एएल हैज कंसिस्टेंटली एंडेवर्ड, पता नहीं क्या लिखा है, यही लिखा है। एंडेवर्ड का मतलब क्या होता है? टू मीट एवर इवॉल्विंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर बाय अडॉप्टिंग टू चेंजेस इन मार्केट। ठीक है, ये कंटेक्स्ट क्या बना रहा है कि कस्टमर की नीड्स कंटिन्यूस बेसिस पे, प्रेफरेंसेस कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज हो रही हैं। क्या ये अलग से रिस्क है या इसको ऊपर वाले रिस्क के साथ रिलेट किया जाए? क्योंकि इफेक्ट इसका भी इन्वेंट्री पे ही है। इसको ऊपर वाले रिस्क के साथ ही मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन में ऐड कर देते हैं कि फर्दर इन्वेंट्री में ये भी रिस्क है, इन्वेंट्री के एनआरवी में, कि कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो रही हैं। ठीक है जी, या इसको अलग से रिस्क के तौर पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम अलग से रिस्क के तौर पे इसको डिस्कस करें तो ये बिजनेस रिस्क क्या होगा कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ फैशन हो रही हैं, फ्यूचर में कस्टमर को रिटेन करना मुश्किल होगा बिजनेस के लिए। कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से कस्टमर लॉस हो जाएगा, फ्यूचर में रिटेन करना कंपनी के लिए मुश्किल होगा अगर न्यू मॉडल्स लॉन्च नहीं किए जाते। ये बिजनेस रिस्क आ गया, क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है। ऑडिट रिस्क क्या होगा इससे रिलेटेड? वही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देखिए, क्योंकि इन्वेंट्री जब कभी इन्वेंट्री सेल ना हो रही हो किसी भी वजह से, इसका मतलब है आपका फिक्स एसेट भी पेड हो गया, क्योंकि फिक्स एसेट उस इन्वेंट्री को लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। इन्वेंट्री सेल होगी तो फिक्स एसेट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी, इन्वेंट्री कम बिकती है, फिक्स एसेट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें दो बिजनेस रिस्क और दो ही ऑडिट रिस्क आ गया, ऐसा ही है। बिजनेस रिस्क क्या हुआ? मार्केट रिस्क रिड्यूस हो रहा है, दूसरा कस्टमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो रही है। एक तरफ मार्केट में सप्लायर ज्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ कस्टमर भी मूव हो रहे, कम हो रहे हैं। और इनका ऑडिट रिस्क क्या रिलेटेड? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और फिर इंपेयरमेंट, क्योंकि फ्यूचर में भी कम ही प्रोडक्शन के चांस है। दो बिजनेस रिस्क, दो ऑडिट रिस्क क्लियर हुए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इफेक्टिव दिस ईयर, इस साल से एएल हैज कमेंस्ड इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फॉर इट्स न्यू कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड का लफ्ज अहम है। बिजनेस रिस्क क्या होगा? एडवर्स मूवमेंट। और ऑडिट रिस्क क्या होगा? इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज किया गया ट्रांसलेशन के वक्त। ठीक है, यानी ऑडिटर को सिर्फ इसी से गर्ज है ईयर एंड पे अपडेटेड रेट यूज किया गया हो, जबकि बिजनेसमैन रोज ही उठ के सुबह रेट देखता होगा क्या कि रेट आज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, क्योंकि उसका रिस्क है एडवर्स मूवमेंट में। क्लियर? एक्सचेंज रेट का रिस्क है। क्यों? ये बिजनेसमैन जो है इसे एडवर्स फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट से क्यों गर्ज है? क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, पेबल बढ़ जाएंगे। सम ऑफ दीज रॉ मटेरियल, तीन हमारे बिजनेस रिस्क हो गए, तीन ऑडिट रिस्क हो गया ऐसे। Some of these raw materials have a short shelf life and could become harmful if used after their expiration date. Audit risk तो फौरन मेरे ध्यान में आ गया क्या?
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन यहां पे अब मैं एक्सप्लेनेशन इनकी शॉर्ट लाइफ की वजह से करूंगा। ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी डिक्रीज इन डिमांड की वजह से, यहां पे इसकी शॉर्ट लाइफ और एक्सपायर्ड होने की वजह से दूंगा, एक्सपायरी डेट गुजर गई। और ऑडिट बिजनेस रिस्क क्या होगा कि क्विकली एक्सपायर, स्टॉक के एक्सपायर होने से स्टॉक के क्विकली एक्सपायर होने से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा होगी, और प्लस अगर कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कस्टमर को चली गई, रेपुटेशन भी इफेक्ट होगी, गवर्नमेंट की तरफ से फाइन या पेनल्टी भी फेस करना पड़ सकती है, और अगर कस्टमर मर गया तो लिटिगेशन और गोइंग कंसर्न भी अराइज हो सकता है। छोटे लेवल पे तो रेपुटेशन और फाइन एंड पेनल्टी का रिस्क होगा, इस तरह की एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या कस्टमर को नुकसान हो जाए हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, और बड़े लेवल पे लिटिगेशन और गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज हो सकता है। तो ये बात समझ आई, ये फोर्थ रिस्क आ गया, और ये किससे है, ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। 4 रिस्क हो गए। बिजनेस रिस्क, पहला बिजनेस रिस्क क्या था, मार्केट शेयर कम हो रहा है। दूसरा बिजनेस रिस्क क्या था, कस्टमर अदर इंडस्ट्री की तरफ मूव कर, प्रेफरेंसेस कस्टमर की चेंज हो रही है। तीसरा बिजनेस रिस्क क्या था, एक्सचेंज रेट, एडवर्स फ्लक्चुएशन। फोर्थ बिजनेस रिस्क क्या है, प्रोडक्ट की शॉर्ट लाइफ है, जिसकी वजह से एक्सपायर भी जल्दी हो जाएगा, वेस्टेज भी ज्यादा होगी, प्लस अगर कस्टमर को पहुंच गया ये प्रॉब्लम हो सकती है। 4 आगे चलते हैं। However, AL has successfully captured the attention of consumer with its exceptional finished products in this category, resulting in significant increase in sales. लेकिन कह रहा है कि फिनिश गुड हमारी, जो रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, लेकिन फिनिश गुड हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, तो इस इंफॉर्मेशन में कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर सेल्स अच्छी चल रही हो, इसमें कोई बिजनेस रिस्क नहीं है। क्या इसमें कोई ऑडिट रिस्क हो सकता है? ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। शाबाश। अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क नहीं, या ऑडिट रिस्क है, बिजनेस रिस्क नहीं। तो सेल्स बड़ी ठीक ठाक हो रही है, बिजनेस रिस्क कोई नहीं है, लेकिन ऑडिट रिस्क है क्या, ओवर स्टेटमेंट का। रीजन दे दिया, स्टिल हमने स्केप्टिसिज्म। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट को ये आदत है, वो जब उसने क्वेश्चन के अंदर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दी होती है ना, कोई भी अनयूजुअल चीज, तो वो उसको जस्टिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, सर ये इसकी रीजन ये होगी, या क्वेश्चन में उसने उसकी रीजन ये मैनेजमेंट ने बता तो दिया है। याद रखें, हमें स्केप्टिसिज्म के मुताबिक काम करना है। कोई भी अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आएगी, हमने उसे नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ इसको कंसीडर करना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर AL has commenced the expansion of its production facilities and the implementation of an ERP system to integrate its operation with financial reporting process. जी, these activities are being financed through additional borrowing facility. पहले न्यू ERP सिस्टम, बिजनेसमैन का रिस्क क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क आ गया, और अगर ये सही प्रोसेसिंग ना हुए तो इन्वेस्टमेंट सारी फ्लॉप हो गई। अगर प्रोजेक्ट सही ना चला, सारा सिक्योरिटी जो है वो फ्लॉप हो सकता है। और ऑडिट रिस्क क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चूंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, एम्प्लॉइज अंडर ट्रेनिंग है, अंडर ट्रेनिंग में गलती ज्यादा करते हैं, इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ एरर ज्यादा होगा। हालांकि आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आईटी सिस्टम को सही यूज नहीं करेंगे, इनएक्सपीरियंस वर्कर्स यूज करेंगे, तो उसमें भी रिस्क ज्यादा होगा। एक तो ये बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क हो गया आईटी सिस्टम की वजह से। साइबर सिक्योरिटी, अब जाहिर है आईटी सिस्टम के अपना प्लस पॉइंट है तो माइनस भी है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। फिर इसके बाद एक दूसरा पॉइंट इसमें ये है, एडिशनल बोरोइंग फैसिलिटीज। इसमें रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया, क्योंकि अब डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया। अगर आपने डेट कॉन्वेनेंट्स बैंक की पूरी नहीं की, बैंक लोन इमीडिएटली रिकॉल कर सकता है, फैसिलिटी को विड्रॉ कर सकता है। ये बिजनेस का रिस्क है, ठीक है। और खास तौर पे अरे ये भी रिस्क कि टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट और लोन रीपेमेंट के अमाउंट को अरेंज करना, ये रिस्क है। और ऑडिट रिस्क क्या होगा इसमें, बिजनेस रिस्क के जितने एस्पेक्ट होंगे सारे इसमें। बिजनेस रिस्क के सारे एस्पेक्ट नहीं, एक या दो एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर दें काफी है, ठीक है। जैसे बोरिंग वाले में आप ये कहते हैं कि एक अरेंजमेंट ऑफ रीपेमेंट, फाइनेंस अरेंज करना, ये रिस्क है, ये लिख सकते हैं। या अगर कंडीशन डेट कॉन्वेनेंट कंडीशन पूरी नहीं की, इमीडिएटली लोन रिकॉल किया जा सकता है बैंक की तरफ से, ये लिख सकते हैं। ये इमीडिएटली लोन बैंक रिकॉल कर सकता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ कोवेनेंट, ये मुझे ज्यादा अच्छा बिजनेस रिस्क लगता है, क्योंकि इसका रिलेटेड ऑडिट रिस्क भी इससे मिलता जुलता है कि अगर उसने बैंक ने कॉल कर लिया तो फिर हमारा रिस्क क्या होगा, क्लासिफिकेशन और गोइंग कंसर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन भी रिस्क है और फिर गोइंग कंसर्न। क्लियर। तो इसमें बिजनेस रिस्क में हमने कितने, इस क्वेश्चन में कितने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, तकरीबन 6-7 कर लिए, बस ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर एग्जाम में बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आ जाए, हमें बिजनेस रिस्क कोई भी नहीं आता, हमने पढ़ा ही नहीं था, या पहले पढ़ा था बाद में रिवाइज नहीं किया, भूल गए, क्या करें? हाँ, कम से कम ऑडिट रिस्क तो लिख दें, आधा क्वेश्चन तो लिख दें, ऑडिट रिस्क आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही आप इसको छोड़ दें। क्लियर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले जी। कस्टमर की, इनका क्वेश्चन ये, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, क्या बिजनेस रिस्क में ये लिख सकते हैं कि बिजनेस को न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करना होगी, फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस या बजट ज्यादा चाहिए, ये लिख सकते हैं। हाँ, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिलेट होता है, लिख सकते हैं, बिजनेस रिस्क में लिख सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं, ये बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क और प्रोसीजर। हमारे ऑडिट में प्रोबेबली जो सबसे मुश्किल चैप्टर था वो कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हो गया।
अब इसका लास्ट टॉपिक है लेकिन वो हट गया थोड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा क्या गिवन इंफॉर्मेशन में से, अब जो सबसे अहम स्किल है ना कैफ लेवल के ऊपर, जो स्टूडेंट में पेपर पास होने के लिए होनी चाहिए। देखिए अहम टॉपिक आगे आएंगे, पढ़ेंगे भी हम, उनमें कुछ आसान होंगे कुछ मुश्किल भी होंगे, लेकिन कैफ 8 लेवल पे जो सबसे अहम स्किल मेरी असेसमेंट के मुताबिक पेपर पास करने के लिए है वो ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आए कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आए उसमें से आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें और हर रिस्क से रिलेटेड उसके प्रोसीजर बता सकें। क्या आप इस काबिल हैं कि 50% तक, ज्यादा नहीं 50% तक रिस्क आइडेंटिफाई कर लें और 50% तक उसके प्रोसीजर बता दें। सारे नहीं, 4 के 4 नहीं, 2 बता दें, सिर्फ 3 नहीं 2 बता दें सिर्फ। तो इसका मतलब है कि आप में ये स्किल डेवलप हो चुकी है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे स्किल, ये आपकी स्किल पॉलिश होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी, जो कि हमने थ्रू आउट द सेशन अब करना है। क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है? 3 चीजें, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, प्रोसीजर। ये इंफॉर्मेशन दी होगी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। आज का टेस्ट खासतौर पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज के टेस्ट से जो ये टेस्ट नंबर कौन सा आज का? टेस्ट 8। टेस्ट 8 से मुझे पता चलेगा कि आप कितना को इसको सीख चुके हैं। फिर उस लिहाज से जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11, मैंने डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से आपको करवाऊं। ठीक है, तो ये इसको अटेम्प्ट करना है आपने और फिर मुझे बताना है कल की क्लास में कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने के काबिल हुए कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं चैप्टर में। लास्ट कंसेप्ट हमारा ये इजी है, मैं पहले बता, इजी देखिए हमारे प्रैक्टिस में जो सीए फर्म होती है ऑडिट डिपार्टमेंट में, 3 तरह के क्लाइंट्स आते हैं, 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करने के लिए आती है। एक कंपनीज, हमारा रेगुलर क्लाइंट। दूसरा जिसे हम कहते हैं स्मॉल एंटिटीज, ये होती हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, छोटे बिजनेस जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस भी अप्लाई नहीं होती, उनके ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा फैले नहीं होते। तीसरी टाइप होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंक्लूडिंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले एग्जांपल कंपनीज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज नेस्ले, होंडा, पीटीसीएल वगैरह। जो स्मॉल एंटिटी, छोटी छोटी कंपनी, जैसे हमारे घर के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई बेकरी वाला वगैरह, फॉर एग्जाम्पल छोटे 1-2 शॉप्स होती हैं। इनके बहुत ज्यादा स्टाफ भी नहीं होता इनके पास, इनका सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, अक्सर तो जुबानी कलामी ही सारी चीजें चल रही होती हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दूसरे को दी जाती है। तीसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बात चैरिटी, अदरवाइज कुछ हॉस्पिटल, स्कूल, सारे नहीं, कुछ एक। अब ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर भी। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑडिट जो है, और जो इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लिखे गए हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिखे गए हैं, ये अमूमी तौर पे एक लार्ज साइज कंपनी को सामने रखते हुए लिखे जाते हैं, कंपनीज को। लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट तकरीबन इक्वली अप्लाई होती हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन पे भी, स्मॉल एंटिटीज और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होता है, कुछ जगह पे डिफरेंस भी होता है। अभी तक हमने जितनी भी रिस्क असेसमेंट पढ़ी वो सारी की सारी थी एक नॉर्मल साइज कंपनी की। अब हम रिस्क असेसमेंट स्टडी करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। नॉट फॉर प्रॉफिट स्मॉल एंटिटी के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम रिस्क असेसमेंट कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद बताइए, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में रिस्क एक जैसा होगा? क्या उनका ऑडिट एक जैसा होना चाहिए? नहीं, फर्क होना चाहिए। यहाँ पे उसने आपको फर्क ही बताएगा, लेकिन चूंकि इसमें उसने आपको नया कंसेप्ट कोई नहीं सिखाना, एग्जिस्टिंग कंसेप्ट के बारे में ही बताएगा, ये करना है, ये नहीं करना, इसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि ये इसके लिए कोई नए स्टैंडर्ड नहीं है, एग्जिस्टिंग ही कंसेप्ट की एप्लीकेशन होगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आसान है, इसमें तकरीबन सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। हाँ, कुछ जगहों पे स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो लगे वो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, सबसे पहले वो आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बता रहा है और आपने फर्क ढूंढना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप फर्क आप ढूंढेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमारे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क टू मेक प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करती, बिल्कुल सही कह रहा है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी एज ए होल और टू ग्रुप इन सोसाइटी। इसका पर्पस होता है सारी सोसाइटी को या बात कुछ सोसाइटी के कुछ हिस्से को। जैसे हॉस्पिटल जो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन अगर हम एग्जांपल दे, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको शेयर करूं, शौकत खानम हॉस्पिटल, तो ये सिर्फ उन पेशेंट को ट्रीट करता है जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, बस सारे पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा। इस तरह बात कुछ एनजीओ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक रूरल एरियाज को फोकस कर रही होती हैं।
ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो सिर्फ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, कुछ सिर्फ एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। जैसे बात कुछ स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हम जिस इलाके से हैं, गांव से हैं, वहां पे इतनी ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो चले हमें तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, यहाँ पे आ गए, अब हम चाहते हैं हम अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ मजीद काम करें। ठीक है, तो वो जो भी उनकी एक्टिविटी होती है उसका फोकस क्या होता है, वो सिर्फ उनका अपना एरिया, वो बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, याद रखें, इनका अपना एक स्कोप होता है, या तो ये किसी स्पेसिफिक रीजन में काम करेंगे या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज में काम करेंगे। वो जब इनकी रजिस्ट्रेशन होती है ना, उस वक्त अपना इनका जो ट्रस्ट डीड होती है ना, यानी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन होता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट डीड बोलते हैं उसको। तो ट्रस्ट डीड में लिखा होता है कि इनका स्कोप क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, या कौन सी और इसके अलावा, और क्या पूरे पाकिस्तान में कवरेज करना है या किसी स्पेसिफिक एरिया में। एग्जाम्पल्स क्या है, चैरिटीज, सोसाइटीज, क्लब्स एंड गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? अच्छा, इसमें अगेन अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे स्कूल या हॉस्पिटल जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। गवर्नमेंट है तो अमूमी तौर पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और प्राइवेट है अमूमी तौर पे नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होते। अच्छा, यहां पे फोकस करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम एग्जांपल चैरिटी। ठीक है, चैरिटी, चैरिटी किसको बोलते हैं, कहते हैं चैरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रेजेस फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड स्पेंड्स इट्स फंड्स ऑन डिफाइंड बेनिफिशियरीज इन अकॉर्डेंस विद इट्स ऑब्जेक्ट्स। अहम चीज, चैरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक से फंड रेज करती है। इसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक से फंड रेज कर रही होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी। मैं दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे अभी शौकत की एग्जांपल आई हॉस्पिटल की, एक शौकत हॉस्पिटल, एक आईकैप है, दोनों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक चैरिटी है, एक चैरिटी नहीं है। कौन सी चैरिटी है? हो गया कंसर्ट, हो गया कंसर्ट, चले बैठे। ठीक है, जनरल। अच्छा, फिर अच्छा चैरिटी में बताइए एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए, सबसे बड़ा रिस्क। जो पैसे आ रहे हैं वो अनसर्टन होते हैं, कभी लोग हेल्प करते हैं, डोनेशन देते, कभी नहीं देते। और खास तौर पे जब इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो ना, जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात है, लोग डोनेशंस नहीं देते, हमेशा से ऐसे। हाँ ठीक है, लोग डोनेशंस नहीं देते, उसमें इस तरह की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाती। ठीक है, अब हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ये भी है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन चूंकि बैक एंड पे गवर्नमेंट की सपोर्ट है, अगर लोग डोनेशन ना भी दें तो फिर भी गवर्नमेंट फंड करती रहेगी, इनको गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है। लेकिन अगर एक आम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो लोगों के डोनेशन पे चलती है, तो लोग अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का तो रिस्क आएगा ही आएगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होने की वजह से लोगों ने फंडिंग देना छोड़ दी है, कम कर दी है, तो फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क भी राइज हो सकता है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में फर्क समझ आया? हालांकि उसी के एक टाइप है। अब आगे बताइए, ऑडिट प्लानिंग क्या हमें करनी चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की? बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट का एक इदारा था, वो ज़कात पे चलता था, ज़कात पे मतलब वो फंड्स आते थे उनको, तो उनका भी अब चूंकि हालांकि गवर्नमेंट का माल है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये कंसर्न होता था कि क्या उनके पैसे ठीक ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो वो उनका ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी हम पैसे देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, आप इसकी एक्टिविटीज जो है उनका ऑडिट करके हमें बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो उनका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होता है, याद रखिए। और क्या इनके ऑडिट की इनका ऑडिट हो तो बताइए क्या स्टेजेस वही हों जो नॉर्मल ऑडिट की होती हैं, या बेसिक स्टेजेस, बड़ी स्टेजेस, या फर्क हो? देखिए तरीकाकार फर्क होगा थोड़ा, लेकिन मेन एक्टिविटीज अप्रोच सेम होंगे। जैसे एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के भी होंगे भाई, अगर उसमें कोई बात कुछ फॉर्म ऐसी होती है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खतरा हो ना, तो वो ऐसे ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी अपनी पॉलिसी है। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर चैरिटी में भी होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे। क्या प्लानिंग होगी? हम ऑडिट होती है, होगी। क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे? हम ऑडिट होते हैं, इसके भी होंगे। क्या रिस्क असेसमेंट होगी? एविडेंस ऑब्टेन होगा? क्या रिपोर्टिंग होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन हर एक फेज में फर्क आएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे अमूमी तौर पे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बाज़ औक़ात इनको जब कोई डोनेशन देता है तो ये रसीद देते हैं, बाज़ औक़ात रसीद नहीं भी देते हैं। आपने देखा कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर पे बॉक्सेस बने होते हैं, अब उसमें लोग पैसे डालते हैं, उनकी रसीद नहीं होती, कोई मिलती रसीद नहीं मिलती, तो ये इंश्योर करना कि सारी की सारी इनकम कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई है, मुश्किल है। तो हमारे लिए एविडेंस कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, इनकम एविडेंस पास होता ही नहीं, वो स्कोप लिमिटेशन की तरफ बात जा सकती है। अगर चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉपर कंफर्म सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ रिपोर्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म करने में, प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होती है। क्या अमूमी तौर पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल इन साइज होती है, ये बहुत बड़ा सेटअप, ज्यादा एम्प्लॉइज, ज्यादा कम्प्लेक्स आईटी सिस्टम लॉन्च नहीं कर सकते। अमूमी तौर पे इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गैस कीजिए क्या होता है? वीक होता है। तो हमें सिस्टम बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करना होता है, गैस कीजिए अमूमी तौर पे ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच को हो सकता है अडॉप्ट करना पड़े। अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे फर्ज कीजिए, वही एग्जांपल शौकत भी दे रहा हूं, अगर बड़े लेवल पे है सिस्टम अच्छा, तो प्रोबेबली इनके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल हो सकता है स्ट्रांग ना, जनरल बात कर रहे हैं हम, 100% हर जगह पे ये रूल नहीं लगेगा। तो इस बात पे हम सारे एग्री करते हैं कि ऐसी एंटिटीज जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी ऑडिट
कि जो बड़े कंसेप्ट हैं वो इन पे भी अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ जगह पे एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकती है। अब वो आपको बता रहा है क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की प्लानिंग होगी, तो ये अंडरलाइन कीजिए प्लानिंग को, यहां पे प्लानिंग करनी है हमने। क्या रिस्क असेसमेंट करेंगे, अंडरलाइन करें, रिस्क असेसमेंट भी होगी। अब ये सारे रिस्क आ रहे हैं इसके, इसको हम पढ़ते हैं। क्या इंटरनल कंट्रोल को असेस किया जाएगा, कोशिश करेंगे हम, हालांकि हमें पहले से अंदाजा है, लेकिन कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम स्ट्रांग भी हो सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल का भी असेस करेंगे। क्या हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, अंडरलाइन करें इसको भी। क्या हमें रिपोर्ट देनी है, इसका मतलब है बड़ी कैटेगरी सेम है, बड़ी अप्रोच तो सेम है। अब फर्क क्या है, अब कह रहा है प्लानिंग में सुन लें। इन प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑडिटर शैल कंसीडर एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, यानी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, या एजुकेशन सेक्टर में, किस सेक्टर में। हर एक एनजीओ का स्कोप होता है ना, कोई एनजीओ आप भी बता सकते हैं, इधी बिल्कुल, इनका स्कोप क्या है, हेल्थ सेक्टर में, अल खिदमत फाउंडेशन, शिपा, जेडीसी, इंडस हॉस्पिटल, ये भी हेल्थ है। एजुकेशन साइड की कोई नॉट फॉर प्रॉफिट, लम्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं मुझे नहीं कंफर्म, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। चले ठीक है, हमें पता चल गया कि एनजीओ का कुछ ना कुछ सेक्टर किसी सेक्टर में ऑपरेट हो रहे थे। हमें ये देखना चाहिए ताकि, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में आपको याद है हमने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी होती है, तो हमें पता चले हम किस सेक्टर के अंदर ये क्लाइंट काम कर रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, मकसद क्या है इनका, लोकल रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पास में कुछ लोग खासतौर पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले या कुछ दूसरे लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन फंडिंग के जरिए से कुछ कंट्रोल भी किया जाता था पाकिस्तान में एनजीओ को, और वो फॉरेन एजेंडा पे काम करती थी, इसीलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ रेगुलेशन भी अप्लाई होती हैं। हमें देखना चाहिए कौन सी रेगुलेशन है ताकि उनकी कंप्लायंस को इंश्योर कर सकें। जैसे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, क्या इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे? हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए कि नहीं, ताकि देखा जाए उनकी वायलेशन तो नहीं हो रही। ये आपको याद होगा, अगर आपने कैप 7 पढ़ा है ना, तो उसमें एक होता था सेक्शन 42 के मुताबिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन होती थी, तो उसमें हम देखते थे क्या क्या, क्योंकि उन कंडीशन की वायलेशन करें वो लाइसेंस कैंसिल कर देते थे, गोइंग कंसर्न का मसला। इसलिए जो लॉज एप्लीकेबल है वो हमने अंडरस्टैंड करने। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या इनका फॉर्म एंड कंटेंट वही होगा जो लिस्टेड कंपनीज का है? नहीं होता। आपको अंदाजा होगा कि आईएफआरएस कंपनीज के लिए डिफरेंट है और जो स्मॉल एंटिटीज होती है ना उनके लिए डिफरेंट है। ये आपने सीखा आईएफआरएस फॉर एसएमईज, ये पता है आईएफआरएस फॉर एसएमईज क्या होते हैं? स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज के लिए। की ऑडिट एरियाज क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम एरिया जो होता है ना वो कैश होता है, क्योंकि इनकी डीलिंग अमूमी तौर पे खास तौर पे जो चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैश में होती है, इनमें कैश मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क ज्यादा है। ऑडिट अप्रोच क्या होगी? जैसे नॉर्मल रिस्क असेसमेंट करते हैं वैसे रिस्क असेसमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग में तो आपने ये चीजें कंसीडर कर ली कि इन एरियाज को फोकस करना है हमने। अब रिस्क असेसमेंट भी कर ले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी रिस्क असेसमेंट होगी पक्का है। अब देखिए रिस्क क्या क्या होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, ये इफेक्ट ऑन अप्रोच। इफ इनकम ऑफ चैरिटी इज ड्राइव्ड होली फ्रॉम डोनेशन, सारी की सारी इनकम डोनेशन से आती है। रिस्क है कोई? क्या रिस्क है? अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न का रिस्क है, ऐसा ही है। डोनेशन इनकम इज अनप्रेडिक्टेबल, इट मे फॉल इन पूर इकोनॉमिक कंडीशन काजिंग गोइंग कंसर्न इशू। इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच क्या होगा? गोइंग कंसर्न को ऑडिटर असेस करेगा और मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ ऐड करना पड़ सकता है रिपोर्ट में, क्लियर। लेकिन ये कब होगा? इफ इनकम ऑफ चैरिटी इज ड्राइव्ड होली फ्रॉम डोनेशन, सारी की सारी डोनेशन से आ रही है। Next, if cash is collected by volunteers from various places, जी कैश वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बॉक्सेस रखे हुए हैं, जरा पैसे लेके आओ, वो बॉक्सेस में से पैसे लेके आओ। तो मुझे बताइए क्या सिस्टम होना चाहिए कि सारे बॉक्सेस की चाबियां वॉलंटियर्स को दे दें कि भाई वहां से बॉक्स उधर ही रहने देना, कैश ले आओ, ऐसे होना चाहिए? को पता ही नहीं चलेगा कितने, तो सिस्टम घर चला जाएगा। तो सिस्टम क्या होना चाहिए? वो बॉक्स मंथ एंड के ऊपर सारी जगहों से कलेक्ट किए जाएं और ऑफिस में आके ओपन किए जाएं, और किसी एक कम से कम 2 लोगों की मौजूदगी में ओपन किए जाएं। ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इसमें खासतौर पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। माली मुफ्त दिल्ली बेरहम वाला साहब होता है, पता है कि पूछने वाला नहीं है। चैरिटी में ऐसा ही होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चैरिटी देके बाद में पूछने जाते हैं कि मेरी चैरिटी का क्या किया। तो यहाँ पे क्योंकि लोग पूछने वाला कोई नहीं है, जैसे आम कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे ट्रस्टीज होते तो है, लेकिन उनका इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आम कंपनी के केस में हर मीटिंग के पैसे मिलते हैं, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। ये तो वैसे ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो ट्रस्टीज होते हैं ना, ट्रस्टी जैसे नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, इनको मीटिंग के पैसे नहीं सवाब ही मिलता है बस, तो वो कम ही आते हैं, फिर इसी वजह से वो इतने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। ठीक है, हाँ कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन खुद भी अंदाजा होता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ज्यादा फीस चार्ज नहीं करनी, तो नेचुरल है, पैसे कम मिलते हैं, मोटिवेशन लेवल भी कम होता है। तो इसमें भाई ये क्लियर हो गया कंप्लीटनेस का रिस्क, इनका ऑडिट फ्री नहीं होता।
ठीक है, इनका एडिट फीस होती है। नहीं तो आपके ऐसा नहीं। ट्रस्टी भी बात इसमें काउंटर भी काम करते हैं, बात आपके ख्याल में फ्री काम करते हो नहीं? सारा स्टाफ फ्री काम करते नहीं। ज़कात कलेक्ट करने के लिए उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, क्या आपका क्या ख्याल है, वो नहीं लेते होंगे सैलरी? वो भी लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक छोटी सी एग्जांपल बताइए। सरकारी हॉस्पिटल्स है, ठीक है, आपने वहाँ पे अमूमी तौर पे जो इलाज होता है पेशेंट्स का वो फ्री होता है या बहुत कम कॉस्ट होती है? वो हॉस्पिटल बंद क्यों नहीं हो जाते? नंबर वन, गवर्नमेंट नहीं, कुछ गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स डोनेशन भी लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो डोनेशन सफिशिएंट नहीं होती उनको सपोर्ट करने के लिए। क्या ऐसे हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए जाए गोइंग कंसर्न इशू राइज होगा? क्यों नहीं होगा ये बताएं। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने दो तरह की अरेंजमेंट की होती है। नंबर वन, अमूमी तौर पे हॉस्पिटल के साथ कोई मेडिकल कॉलेज अटैच होता है, ठीक है, और वो मेडिकल कॉलेज में जब वो एमबीबीएस करवाते हैं वो लाखों की फीस वहां से ले लेते हैं। तो अमूमी तौर पे फीस वहां से जनरेट करके यूज करता है कि हॉस्पिटल इंडिपेंडेंट काम कर सके अपने ऑपरेशन पे, वो फुल्ली डिपेंडेंट ना हो लोगों की डोनेशन पे, ठीक है। तो वहां से फीस लेते हैं मेडिकल कॉलेज की फीस और उसे हॉस्पिटल में यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए वो भी इनसफिशिएंट हो जाए, फिर भी गोइंग कंसर्न का इशू नहीं आएगा। क्यों? बैकएंड पे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी डोनेशन देती है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ना हो, अपनी कोई अलग से ऐसी एक्टिविटीज ना हो जो ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके, फिर गोइंग कंसर्न का इशू लाजमी आएगा। क्लियर? ये जो वॉलंटियर रजाकार इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क है? बिल्कुल रिस्क। कहते हैं अगर ईमानदार होना तो फिर भी चले, मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क खत्म हो जाएगा, कंप्लीटनेस ऑफ इनकम का रिस्क स्टिल रहेगा, क्योंकि एक ही दिन लाहौर की या पाकिस्तान की सारी लोकेशन से डोनेशन बॉक्सेस को लेके आना, उनकी इनकम को रिकॉर्ड करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्लाइंट उसकी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर इन्वेंट्री बढ़ी है ना, तो एक ही ईयर एंड पे एक ही टाइम में हर लोकेशन को वेरीफाई करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था शायद ये रिस्क। तो वो रोल ओवर बेसिस के ऊपर स्टॉक काउंट करता है, यानी इस मंथ एंड पे कुछ का कर लिया, अगले मंथ एंड में कुछ, तो इसमें रिस्क था कि नहीं था कोई? क्या कि ये रेंट पे एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीशन वेरीफाई करना मुश्किल है। इसी तरह जो डोनेशन बॉक्स डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े हैं, ये रेंट पे सारे के सारे आप एक ही दिन में नहीं लेके आ सकते, आपके पास इतने रजाकार ही नहीं है, चंद एक है, तो वो तो जब जब उनको टाइम मिलेगा तब तक। तो ये रेंट पे कंप्लीटनेस ऑफ इनकम इंश्योर करना भी मुश्किल होता है ना। ये थे रिस्क इनकम के हवाले से। एक्सपेंसेस के हवाले से रिस्क सुने। इनकम के हवाले से एक तो गोइंग कंसर्न वाला रिस्क आ गया, कंप्लीटनेस ऑफ इनकम। एक और रिस्क होता है वैसे, इसमें जो इनकम होती है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अमूमी तौर पे नहीं होता, तो कंप्लीटनेस ऑफ इनकम इंश्योर करना इस वजह से भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, करते किस तरह ये आगे सिखाएगा एविडेंस में, एनालिटिकल प्रोसीजर से। इनहेरेंट रिस्क क्या है एक्सपेंस? इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैरिटी किसे ट्रस्ट डीड को, नॉर्मल कंपनी में देखिए टर्म्स फर्क है। नॉर्मल कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे क्या नाम दिया? ट्रस्ट डीड। नॉर्मल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे क्या नाम दिया? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैरिटी स्पेसिफाइज हाउ द इनकम इज टू बी स्पेंट और एक्सपेंडेड, जैसे उन्होंने बताया कि जी हेल्थ सेक्टर में है, हॉस्पिटल है, तो ट्रस्ट डीड में लिखा होगा कि सिर्फ पेशेंट के ऊपर ही या सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर ही एक्सपेंस किए जा सकते हैं। अब जनरल पब्लिक से जब आप ये कह के पैसे ले रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा, और आपने अपने ट्रस्ट डीड में भी लिखा हुआ है कि हम सिर्फ कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, अगर वो हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट्स के अलावा किसी भी चाहे वो अच्छी एक्टिविटी क्यों ना हो उसमें पैसे लगाता है, खर्च करता है, क्या वो सही है? वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये रिस्क होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट डीड में मेंशन हुआ है कि इनकम किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाई जाएगी और वो किसी दूसरे पर्पस के लिए लगाएगा। आपने शायद अकाउंटिंग में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पढ़ी, आपने टॉपिक पढ़ा? हाँ, उसमें एक होता था कंसेप्ट, ये कहाँ पढ़ी? फरमान में उसमें कंसेप्ट होता था, क्या होता था वो? स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन था कंसेप्ट, जिसमें होता था कि अगर डोनर पैसे देने वाला स्पेसिफाई कर दे कि इसे इस मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो क्या होगा? वो लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर मेंशन ना करे तो वो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ये भी रिस्क होता है कि अगर डोनर ने स्पेसिफाई कर दिया, अगर तो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है इस पर्पस के लिए पैसे खर्च होंगे, उसी के लिए खर्च होंगे, और अगर ट्रस्ट डीड में नहीं लिखा लेकिन डोनर ने क्या दिया कि डोनेशन दे रहा हूं, ये सिर्फ आपने अपने हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में एसी लगाने पे खर्च करना है, तो क्या ऐसे किसी और डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के अंदर ही खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको आपको लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब वो खर्च कर लेंगे तो लायबिलिटी को खत्म कर देंगे हम। तो ये ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है कि जब ट्रस्ट डीड में मेंशन हो कि क्या क्या काम करना है, और ये डोनर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है, तो डोनेशन के साथ इंस्ट्रक्शंस दे दी हो। ऐसी डोनेशन को क्या कहते थे? स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक करना है। फिर इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैरिटी रिक्वायर्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है, डोनेशन में लिख दिया गया। जैसे मैंने बोला ना आपको कि चूंकि लोगों का पैसा होता है, बाद में किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के तो सबमिट करवानी नहीं है कि क्या होता है, तो हो सकता है ये इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले ज्यादातर खर्च अपने आप ही कर लेते हो। पता चले जो 10 लाख डोनेशन आई थी, 8 लाख ऑफिस की रेनोवेशन में लग गया, गाड़ी खरीदने में लग गया, एसी लगाने में लग गया। तो लिमिट लगनी चाहिए, एडमिन एक्सपेंसेस होने जरूर चाहिए, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है कि एडमिन एक्सपेंसेस टोटल फंडिंग का 10% होंगे, तो फिर 10% से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, हमारा रिस्क ये नहीं होगा कि एडमिन एक्सपेंसेस 10% से ज्यादा हो जाएंगे, वो होने नहीं देंगे। होंगे भी ना तो कहीं और क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। ट्रस्ट मैनेज करने वाले से फिर एक्सीड नहीं करने देंगे। तो ये हमने खास तौर पे ये रिस्क है, क्लियर। इसमें हमने क्या करना है? इंश्योर करना है जितने भी एक्सपेंसेस है ट्रस्ट डीड के मुताबिक हो,
इसमें इंश्योर करना है डोनेशन की इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिक, अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो और उसी पर्पज के लिए यूज हो। इसमें इंश्योर करना है कि एक्सपेंडिचर मिसक्लासिफाइड ना हो। लास्ट, इंटरनल कंट्रोल आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? रीजंस क्या, कौन कौन से कंट्रोल्स आपने देखे? इसमें आपको बताया था कैश सबसे ज्यादा अहम होता है, तो कंट्रोल ओवर रिसीट भी अहम है, कंट्रोल ओवर पेमेंट भी अहम है, और फिर कंट्रोल्स ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, क्योंकि वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऐड होती हैं। तो अहम एरियाज कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम दो एरियाज कौन से हैं? रिसीट और पेमेंट का। लेकिन साथ साथ रिकॉर्डिंग, इनकम और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग को भी हमने चेक करना है कि वो ठीक हो रही हो, लायबिलिटी इनकम ना हो रही हो, इनकम लायबिलिटी रिकॉर्ड ना हो रही हो। कह रहा है अच्छा ये है आपके लिए काम की चीजें हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी वीक। क्यों? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं, स्टाफ कम है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट होता है ना। वॉलंटियर स्टाफ विच मे नॉट बी वेल क्वालिफाइड, भाई रजाकार काम करेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी एंगेज किया होगा इधर तो जो बी काम कर रहा है उसी को कह रहे होंगे आके इधर हमारा भी एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया कर, क्योंकि इनका इतना बजट नहीं है, एक्सपेंसेस को इन्होंने कम करना है। तो क्या क्वालिफाइड स्टाफ होगा इनके पास? एक्सपीरियंस स्टाफ होगा? नहीं, बल्कि फुल टाइम स्टाफ इनके पास नहीं होता, पार्ट टाइम होते हैं अक्सर, उनकी कंपिटेंस एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से इंटरनल कंट्रोल वीक है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अलग से काम करता ही नहीं है, इसमें इंटरनल अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट कहां से आए? तो इंटरनल कंट्रोल इस वजह, कंट्रोल एनवायरनमेंट इस वजह से भी वीक है। और फिर लैक ऑफ ऑथराइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्टी कभी कभार आते हैं, वो कहते हैं हफ्ते बाद आएंगे सब कुछ उधर ही प्रूव करवा लेना, रोज की रोज ट्रांजैक्शन की चेकिंग या अप्रूवल नहीं होती, इस वजह से कंट्रोल्स वीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? अमूमी तौर पे वीक। एविडेंस ऑब्टेन करना है, सीधी बात। रिस्क असेसमेंट तो करेंगे, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे? वीक है, नहीं करेंगे, आखिरी मौका दे रहा हूं जान बचाने का। रिस्क असेसमेंट करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोल अमूमी तौर पे वीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दो एग्जांपल्स हैं, आपने मुझे बताया दोनों करेंगे या कोई एक करेंगे, रीजन के साथ। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दो एग्जांपल्स हैं, एक एनालिटिकल प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल से भी। एनालिटिकल प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और टेस्ट ऑफ डिटेल से अमूमी तौर पे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास डिटेल डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं होंगी, जैसे इनकम की रसीदें मौजूद नहीं है, डोनेशन जो आती है उसकी अमूमी तौर पे बाज़ औक़ात होती भी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन छुपाई होती है रसीद बुक्स, लेकिन कई दफा नहीं भी होती। कुछ डोनेशन देने वाले कहते हैं सर ये डोनेशन बस चुप करके पकड़ ले, किसी को पता ना चले। कुछ कहते हैं भाईजान पंखे के ऊपर नाम भी लिखवाएं। वो हर तरह के लोग होते हैं डोनेशन देने वाले, तो उसमें जो साइलेंट रहना पसंद करते हैं वो हो सकता है रसीद वगैरह भी ना कटवाएं। की एरियाज क्या होंगे? कंप्लीटनेस और पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल करना है? आईएसएस वाला फॉर्मेट यूज करें कि अगर लॉ ने दिया हुआ वो फॉर्मेट यूज करना है, अगर लॉ ने फॉर्मेट नहीं दिया हुआ। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल, क्विक एग्जांपल, उसके बाद कंक्लूड। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक आपको रिलेट करना चाहता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पता चला कि वो प्राइवेट पेशेंट को भी डील करते हैं, यानी उनसे अच्छी खासी मार्केट रेट के ऊपर फीस ले, लेकिन जो गरीब पेशेंट्स होते हैं उनको फ्री भी इलाज करवाते हैं, ठीक है। और अमूमी तौर पे जो मुफ्त इलाज करवाने वाले लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है। क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? ज्यादा तादाद किसकी है बता? फ्री करवाने वालों की। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अमूमी तौर पे उनके खर्चे ज्यादा और इनकम कम है। कुछ ना कुछ सपोर्ट उन्हें हो जाती है प्राइवेट पेशेंट से, लेकिन वो पैसे जनरल पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को ट्रीट करने में लगाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक से डोनेशन भी एक्सेप्ट करती है। क्या ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, शाबाश। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं होती इनको, ठीक है। कुछ टैक्स की एग्जेम्पशन थी, टैक्स वगैरह एग्जेम्प्ट होता है उनका कि टैक्स आपने पे नहीं करना, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे भी नहीं देती। तो और इसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, इनकम कम है। बताइए क्या गोइंग कंसर्न का इशू है? बिल्कुल गोइंग कंसर्न का इशू है। क्यों? एक्सपेंडिचर ज्यादा, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन आपको पता चला साथ ही मेडिकल कॉलेज भी है जहां पे लाखों की फीस ली जाती है हर साल स्टूडेंट से, और उस कॉलेज का जितना प्रॉफिट होता है ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट के जरिए से हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया जाता है, और अब ऑपरेशन सफिशिएंटली मीट हो जाते हैं सारे। अब गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? अब पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा सुने, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। डोनेशन आती है, डोनेशन के लिए एक बैंक अकाउंट दिया था, दो ऑप्शन थी, नंबर 1 कैश काउंटर पे जमा करवा सकते हैं, नंबर 2 डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। जब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में करवाते हैं उसमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दी जाती थी, बस वो जो जिसने डोनेशन देनी होती बैंक अकाउंट में, वो तो सिंपल होता था रिकॉर्डिंग, सारे दिन का जो भी आया बैंक बैलेंस, डेबिट, डोनेशन, इनकम, क्रेडिट। कैश में आके जो डोनेशन सबमिट करवाते थे उसमें बात तो मेंशन करते थे सर ये इस डिपार्टमेंट के इस पर्पस के लिए, तो उसमें रिस्क क्या है अब आपका? शाबाश। आपको पता चला ऑडिट के दौरान में ज़लज़ला आया और किसी एक शुमाली इलाका जात में वहां पे गांव डैमेज हुआ। अब उनको सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि एक डॉक्टर्स की टीम भेजी जाएगी जो वहां पे लोगों को मेडिकल, वहां पे उम्मीद पर इस तरह के हालात होते हैं, बीमारियां ज्यादा होती हैं,
लोगों को ट्रीट करेगी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, प्लस उन्होंने एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया जिसमें कहा कि अगर आप इस इलाके के विक्टिम्स के लिए डोनेशन देना चाहते हैं इस अकाउंट में पैसे जमा करवाइए। ये जो दूसरा बैंक अकाउंट था इसकी जो भी कलेक्शन होगी इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक खास पर्पस के लिए डोनेशन दिए। क्या एज ऑडिटर अब आप इस अकाउंट में से जो पैसे निकले हैं उनकी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये उसी पर्पस के लिए हो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है? बिल्कुल, वो जैसे जैसे एक्सपेंस होते थे वो इनकम में कभी नहीं आते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम में नहीं आते थे, लायबिलिटी में होते थे जब खर्च होते थे, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, और रिपोर्ट का फॉर्मेट जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से एक जनरल फॉर्मेट मिलता जुलता इसी तरह का होता है, लेकिन गवर्नमेंट बाज़ औक़ात अगर कुछ मजीद गवर्नमेंट ने जो टैक्स एग्जेम्पशन जैसे मैंने आपको बताया वो दी थी, वो जो लैंड थी वो भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर प्रोवाइड की थी, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस होती थी, उनमें ऑडिट करवाना भी एक कंडीशन था, इस वजह से ऑडिट करवाते थे। तो फॉर्मेट कौन सा? जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाई किया हुआ है वो। क्लियर? कुछ आपको पता चला कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे डिफरेंट है एक नॉर्मल ऑडिट से? सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगा? कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट में सबसे बड़ा रिस्क क्या लगा आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? गोइंग कंसर्न का। और कंट्रोल्स में एनवायरमेंट वीक। शाबाश। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, ये हट के टॉपिक है, इसका बाकी आप अगर देखें ना, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एंटिटी है, बाकी के चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक दो दफा रीड करेंगे और ये है भी इजी, आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें शायद ही कोई नया कंसेप्ट हो आपके लिए, सिर्फ प्रीवियस कंसेप्ट को उसने आपको डिफरेंट वे में अप्लाई करवाया। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।